अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे देश में लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में उतनी ही राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस इन दिनों डबल गेम खेल रही है, समाजवादी पार्टी को तो पिन कर ही रही है। साथ में अब कांग्रेस के नेता इस बात के लिए आवाज़ देने लगे हैं, मांग उठाने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के साथ मायावती को लिया जाना चाहिए। मायावती को साथ लिए जाने के लगातार बयान आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को उकसाने में कांग्रेस कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। और अजय राय आजम खां से मिलने सीतापुर जेल जा रहे हैं। अभी सपा का कोई नेता नहीं गया, लेकिन कांग्रेसी वहां पहुंच रहे हैं। वो भी कौन? प्रदेश अध्यक्ष। क्या मध्य प्रदेश से लेकर सीतापुर तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी को उकसा रही है और बीएसपी के पॉलिटिकल रिलीवेंस पर लगातार बात कर रही है। क्या ये गठबंधन अस्तित्व में रह पाएगा उत्तर प्रदेश में या नहीं, या बीजेपी को मुकाबला देने में ये लोग फिर से नाकाम होंगे? आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, इन दिनों दो स्टेटमेंट बहुत उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में चर्चा में। पहला स्टेटमेंट प्रियंका गांधी के खासम खास उनके पॉलिटिकल एडवाइजर, सीनियर कांग्रेस के लीडर और लखनऊ से लोकसभा के उनके प्रत्याशी रह चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में मायावती को लिया जाए। बिना मायावती के इस गठबंधन में बहुत कुछ खास नहीं किया जा सकेगा। और सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम ही नहीं, समय समय पर कांग्रेस के कई नेता मायावती को साथ लेने की वकालत करते रहे। हालांकि 2019 में ये सब इकट्ठे आए थे, लेकिन बीजेपी ने इन सबको एक साथ धूल चटा दिया था। 63 सीटें उस वक्त बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी जब 2019 का बड़ा डेडली अलायंस अनाउंस हुआ था। लेकिन अभी सिर्फ 5वां वर्ष चल रहा है और 4 साल बीते हैं, 5वें की तरफ एंट्री किए हैं और कांग्रेस फिर मांग करने लगी है कि बीएसपी को लाओ, मायावती को लाओ। बिना इनके गठबंधन में वो बात नहीं रहेगी। तो ऐसा कह के क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टनर समाजवादी पार्टी को असहज कर रही है, या ये दिखाना चाहती है कि सपा के नेतृत्व में जीता नहीं जा सकता, इसलिए मायावती को लाया जाए? और इन दिनों इससे भी कोरिलेट करके देखिए कि मध्य प्रदेश में दोनों दलों का अलायंस नहीं हुआ। कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस के नेताओं ने और सपा के नेताओं ने एक दूसरे के टॉप लीडरशिप पर गाली गलौज की, अभद्र टिप्पणियां की और हर तरह की बातें कहीं। हालांकि बाद में पॉलिटिकल इंटरवेंशन से मामला सिमटा, लेकिन तब तक अजय राय ने एक और कांड कर दिया है। उन्होंने कहा आजम खां के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और वो खुद सीतापुर जेल कल जा रहे हैं। कल अजय राय सीतापुर जेल पहुंच रहे हैं। तो क्या ये समाजवादी पार्टी को उकसाने और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या सपा के वोट बेस पर कांग्रेस वार करने की कोशिश कर रही है, या अपने सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के उत्तर प्रदेश में उसको असहज स्थिति में कांग्रेस छोड़ रही है? जवाब है हाँ। कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी को असहज कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस? इसका जवाब तो कांग्रेस की लीडरशिप और नेता ही देंगे। लेकिन इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। ये आपस में लड़ रहे हैं और लड़ नहीं भी रहे हैं तो आगे कुछ दिनों के बाद लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज फिर बयान दिया है 80 में 80 में तैयारी कर रहे हैं, यानी सब सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में सीट नहीं दी, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज की पराकाष्ठा हुई, बाद में पैचअप हुआ और आज फिर अजय राय ने घोषित किया है कहाँ जा रहे हैं? आजम खां से मिलने। समाजवादी पार्टी इस मसले पर क्या ओपिनियन रखती है? क्या कांग्रेस के इस गेम को वो समझ रही है, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ढकेल कर अपोजिशन की वो जगह उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है जो स्थान समाजवादी पार्टी के पास है? लेकिन कांग्रेस को ये भी लगता है कि अकेले दम वो सपा को हिला भी नहीं पाएगी उसके तख्ते से, तो उसे साथ किसका चाहिए? मायावती का। जबकि मायावती 10 बार पब्लिक स्टेटमेंट दे चुकी हैं, लिख कर दे चुकी हैं, ट्विटर फेसबुक सब जगह लिख चुकी हैं, अकेले किसी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेसी उनके पीछे पड़े हैं कि बहन जी आ ही जाओ।
और मायावती हैं कि हर बार इनकार करें, नहीं, अकेले। अब ये डिमांड आई है और ये पॉलिटिकल जेस्चरिंग हो रही है, तो इसके पीछे कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का शायद कोई मिशन होगा जिसे अपोजिशन डिकोड नहीं कर पा रहा है, और पब्लिक भी कंफ्यूज है कि ये आपस में लड़ रहे हैं या सब इकट्ठे होकर बीजेपी से लड़ेंगे। फिलहाल इंडिया अलायंस स्थगित है तब तक के लिए जब तक मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव नहीं हो जाता। वहाँ के परिणामों में अगर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा तो इन सबको फॉल इन लाइन होना पड़ेगा, यानी समझौता करना पड़ेगा, चाहे अखिलेश यादव हों या मायावती हों, दूसरे हों। और अगर कांग्रेस यहाँ से हार जाती है, कांग्रेस के हाथ से कुछ नहीं लगता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो उत्तर प्रदेश में हैं ये कांग्रेस को निचोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। कुछ बयान सुनिए। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ आए, मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को भ्रमित करने के लक्ष्य से काम किया है, हमेशा देश को गुमराह करके अपने निजी राजनीतिक रोटियां सेकने के एजेंडे से काम किया है। और ये जो विपक्षी गठबंधन की बात कर रहे हैं, विपक्ष में ही एका नहीं है, और ये लोग बहुत नाकाम कोशिश बार बार कर रहे हैं कि विपक्ष में एका बने। अखिलेश यादव जी के पीडीए और जाति जनगणना के रास्ते पे चलते हुए 80 की 80 सीटें बीजेपी हारेगी, और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की गद्दी पे उत्तर प्रदेश का बेटा, किसान का बेटा माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, थोड़ी देर में डॉक्टर कालीचरण स्नेही मुझे ज्वाइन करेंगे, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार हैं, और सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। आप सबका स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुधा मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ, और मेरा पहला सवाल है आपके लिए कि कांग्रेस आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चाहती है? जी बहुत बहुत आभार ब्रजेश जी। पूरे पैनल को मेरा नमस्कार जी। हम क्या चाहते हैं? जो देश चाहता है, और देश चाहता है परिवर्तन, बदलाव, और उस चाहने में कितना लोग हमसे जुड़ते हैं और कौन हमसे आके पास में जुड़ता चला जा रहा है, इसकी वानगी आपने देखी हुई है। इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाने और बताने में जितना ताकत भाजपा के लोग लगा रहे हैं, जितने एनडीए के लोग इस पे जोर लगा रहे हैं कि कैसे इस गठबंधन को ये साबित कर दिया जाए कि इनके अंदर एका नहीं है, ये आगे कुछ नहीं कर सकते। मतलब डर का जो एक कहते हैं ना कि जो गुब्बारा इनके पास फूला हुआ है, इतने डरे और भयभीत लोग हैं कि इनको अपने बीच में क्या होता हुआ दिख रहा ही नहीं है। चाहे वो राजस्थान की बात कर लीजिए या मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, बाकी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में जाके आप एक बार देख लीजिए, इनके अंदर किस तरह से सिर्फ फुटबॉल हो रही है, उसकी चिंता ही नहीं है। इनकी एकमात्र चिंता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी के दिए हुए इन शब्दों को ये बताने के लिए कि गठबंधन कमजोर है और ये कुछ नहीं कर सकता है, पूरे दिन भर लगे रहते हैं। और जहां तक कांग्रेस से पूछा आपने कि कांग्रेस क्या चाहती है, मैंने कहा ना, ये देश जिस परिवर्तन को चाहता है, ये देश जिस परिवर्तन को आचार्य लेके प्रमोद कृष्णम, और वो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, जैसा कि बताते हैं कांग्रेस के नेता, वो क्यों कहते हैं कि मायावती को मनाए। उन्होंने जानती क्या लिखा है कि बसपा से समझौता कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा चाहते हो? नहीं, देखिए, आप भी चूंकि कहते हैं ना कि जो हमारा चौथा जो स्तंभ है हमारा इस प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, आपने कहा कि चाहिए। जब भी चाहिए के अर्थ में कोई प्रयोग होता है तो उसमें पार्टी के संगठन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत भी सोच जुड़ी होती है कि ये करना चाहिए, ये भला होगा, इससे बेहतर होगा। तो इसमें मैडम कोई आदेश तो दे नहीं सकता, आदेश तो टॉप लीडरशिप देगी। तो जाहिर सी बात है कि जो खास एडवाइजर लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मायावती से हाथ मिलाना चाहिए, तो मैं क्यों ना मानूं कि आप लोग इसके लिए डिस्परेट हैं। देखिए, मेन चीज क्या है ना, जब आप जानते हैं विपक्ष की बात हो रही होती है ब्रजेश जी, वहां पे अगर आप एक साथ सभी लोग सत्ता से लड़ना है
यहाँ पे लड़ाई हमारी खुद से थोड़ी ना है। सत्ता में जिनके पास संस्थाएं हैं, सारी की सारी व्यवस्था है, और चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था इनके पास है, आर्थिक रूप से सब इनके पास है। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, बेहतर से जनता के साथ जुड़े हुए लोग होंगे, और जिनकी मेन उद्देश्य जनता और देश का विकास, अगर वो साथ होंगे। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, इसलिए आपको बीएसपी की मदद चाहिए? नहीं, 1+1 2 होता है, प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ बात तो हो रही है कि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा हम चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आप चाहती हैं कि +1 हो जाए, मायावती आ जाए, तभी हरा पाएंगे? नहीं, तभी हरा नहीं पाएंगे। हम बेहतर तरीके से इनको पुरजोर, जो एक साथ होता है मिलके। तो क्या आपको समाजवादी पार्टी की राजनीतिक क्षमता पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं +1 कर लिया जाए? देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय +1? नहीं, बता रही हूँ मैं आपको। हमेशा 4 में आप 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, उसकी मजबूती बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं जो 4 है वो कमजोर है, ये दिखाता है कि उस 4 को और मजबूती मिलेगी। आपके हाथ में कलम जितनी ज्यादा होगी। अब मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। जी। आजम खां आपके कौन लगते हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष इतने डिस्परेट हैं कि कल ही सुबह जाके जेल के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे? आजम खां आपके कौन है? नहीं, हमारे आजम खान कौन है, क्या ये पता नहीं हम सबको? आप बताइए ना, आपके कौन है? हाँ, नहीं, हमारे कौन है? यहाँ पे राजनीतिक रूप से जितने भी लोग हैं, अगर यहीं पे कोई सत्ताधारी व्यक्ति भी जेल में होता तो मुझसे मिलने जाते, अगर मिलना होता हमें तो। कितने लोगों से सत्ताधारी के आपके प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए? मुझे सूची उपलब्ध कराएं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, जिस तरह से ब्रजेश जी, ये सत्ता अपने संस्थाओं के साथ होकर कैसे एक दूसरे को क्योंकि हम जानते हैं न्यायालय अगर अपने सच में काम करने पे आ जाए, अगर न्यायालय सच में सत्ता का दबाव, प्रेशर ना हो, तो आप जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग को उन्होंने शपथ पत्र दिया है, उसमें कितने प्रतिशत लोग इनके पास हैं। मैं आपको भी 10 नेताओं का नाम बताऊंगा अपोजिशन के, जो जेल में बंद हैं, और कांग्रेस का कोई मैडम सवाल ले लें, और कोई मिलने नहीं गया। ऐसी क्या उत्सुकता, जिज्ञासा और उतावलापन है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष आज बनारस से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कल मैं सीतापुर जाऊंगा 400 किलोमीटर यात्रा करके आजम खां से मिलने? नहीं, आप अजय जी तो हमारे बनारस में कभी रुकते ही नहीं हो, तो पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण क्यों जाएंगे? मुझे जस्टिफाई करिए कि इसलिए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, अगर मेरे पास इस बात का उत्तर क्यों ना जाए मिलने, तो मैं आपके क्यों जाने वाले प्रश्न का उत्तर दे पाती। आखिर हाँ, तो मैं आपसे सीधे पूछ लेता हूं कि क्यों न माना जाए कि आप समाजवादी पार्टी को उकसाने वाली राजनीतिक कार्रवाई कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपा के नेता हैं, जिस तरह से उन पे सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और आप भी जानते हैं, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग को भाजपा के जितने भी जो सिटिंग एमएलए और जो सांसद है, उनकी आप लिस्ट देख लीजिए। उनके पास जो दिया गया है ना कि कौन कहां किस में संलिप्त है और किस पे कौन से अपराध है और कौन आरोपी है, ये भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, उस व्यवस्था पे हम प्रश्न तो नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन ये सरकार अपने संस्थाओं का उपयोग दुरुपयोग जो भी कर रही है वो दिखता है। तो अगर हमारे अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं, इसमें मुझे कहीं से कुछ बिल्कुल इसमें नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है, सिवाय समाजवादी पार्टी चाहे तो ऐतराज करे, हम सब क्यों करें? मेरा कर्तव्य है कि आपसे हर तरह के सवाल पूछना और उनकी सूची मांगना, जो आपके अध्यक्ष इसके पहले गए हों जिन जिन लोगों से जेल में मिलने, वो भी अपोजिशन के लीडर से। सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद है, वो बेहतर बता पाएंगे कि समाजवादी पार्टी को कैसा महसूस हो रहा है कांग्रेस के इस तरह के पॉलिटिकल गेम से। साजन जी, क्या हो रहा है आपके साथ? देखिए ब्रजेश जी, मैंने प्रस्तावना वाला भी डिबेट सुना और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। एक बात तो साफ है कि हम सब लोग मिल करके भाजपा को हटाना है, भाजपा को हराना है, और लोग कांग्रेस में नहीं मिल रहे हैं। हम सब एक दूसरे से मिल करके इंडिया गठबंधन बनाया है। और जहां तक सवाल है कि मायावती जी कहां रहेंगी, मैंने आपकी डिबेट में कई बार कहा कि 2024 का चुनाव ब्रजेश जी 2 धड़ों में होने जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा, एक तरफ एनडीए गठबंधन होगा। जो भी नेता और दल हैं उनको या तो इंडिया गठबंधन में खड़ा होना पड़ेगा या एनडीए गठबंधन में खड़ा होना पड़ेगा। या तो देश बेचने वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा या देश बचाने वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। या तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा या संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए
जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इसमें कोई बुराई आप नहीं ये है। पॉलिटिकल कंपल्सन अब कैसे कांग्रेस किसी पर क्या थोप सकते सोच हैं रही कि है, तुम्हें तो क्या यही नहीं करना सोच रही पड़ेगा? है? रास्ता मायावती का क्या होगा ये आपकी पार्टी थोड़ी ना तय करेगी। नहीं, मुझे लगता है कि गठबंधन किसी से किसी का हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का क्या कब कैसे होगा, कौन कहां कैसे लड़ेगा, यह माननीय अखिलेश जी ही तय करेंगे। उसमें कोई दुविधा नहीं है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को कांग्रेस भी ऐसा स्वीकार कह कर के रही है। आप चैलेंज कर रहे हैं भाई, कि उत्तर प्रदेश कौन में कहां से लड़ेगा, कितना लड़ेगा, ये अखिलेश यादव तय करेंगे। तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूं। इंडिया गठबंधन में बिहार में कौन कहां लड़ेगा, ये लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी ही तो तय करेंगे। बंगाल में कौन कहां लड़ेगा, ममता जी ही तो तय करेंगी। मध्य प्रदेश में कौन लड़ेगा, राजस्थान में कौन लड़ेगा, ये कांग्रेस तय करेगी। दिल्ली में कौन लड़ेगा, आम आदमी पार्टी तय करेगी। या आप कह ये लीजिए पिछले दिनों जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ और आपके टॉप लीडरशिप मिलकर के तय करेगा। दोनों दलों के सीनियर लीडर्स पर जिस तरह की बयानबाजी हुई और बाद में पैचअप हुआ, और आज अजय राय ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया में ऐलान किया है कि आजम खां के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और वो सीधे पहुंच रहे हैं कल सीतापुर जेल उनसे मिलने। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सहज और आपकी पार्टी के साथ ठीक हो रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजम साहब के साथ अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है, अन्याय लगातार हो रहा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा कि आजम साहब पे इसलिए अन्याय हो रहा है कि वो दूसरे धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, इसलिए सरकार अन्याय कर रही है। आप बताइए, कितनी बार विधायक रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, आपको नॉर्मल लग रहा है जो कांग्रेस आपके साथ कर रही है? लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी में जेल रहे। और हम एक अनुरोध जरूर आपके डिबेट के माध्यम से कर सकते हैं कांग्रेस के सभी नेताओं से, प्रवक्ताओं से, सबसे, कि बीजेपी वाली पिच पर आकर के न खेलिए, न बोलिए। तो क्या आपको हमारे उकसाया जा जैसे रहा वर्कर है का ये मानना है, या आपको छेड़ा जा रहा है, नहीं, या आपकी राजनीतिक जमीन को हथियाने की कोशिश हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, उकसाया कमजोर को जाता है, छेड़ा कमजोर को जाता है, और जमीन कमजोर की छीनी जाती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले भारतीय जनता तो ये पार्टी कांग्रेस से वाले लड़ने क्यों में कहते हैं सक्षम है। +1 हो जाए, 80 की 80 सीटों पर, ये लेकिन +1 की हम, बात क्यों करते हैं? क्योंकि गठबंधन है जी। ये +1 की बात क्यों करते हैं, मतलब मायावती को लाने की? नहीं, +1 की बात कोई बुरी नहीं है, हम जोड़ने पे भरोसा रखते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिना अनुप्रिया पटेल के नहीं लड़ सकती, बिना संजय निषाद के नहीं लड़ सकती, बिना राजभर के नहीं लड़ सकती? तो बीजेपी भी इतने पूर्ण बहुमत में, इतने सांसद, इतने विधायक होने के बावजूद भी अगर जोड़ रहे क्या हैं, आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि स्वाभाविक है, मध्य हम भी प्रदेश से जोड़ेंगे। लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस आपके साथ कुछ डबल गेम कर रही है? आपको एहसास नहीं हो रहा इसका? अब देखिए, मध्य प्रदेश में उसने डबल किया कि ट्रिपल किया, वो जाने, कांग्रेस जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो माननीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे, जो समाजवादी पार्टी चाहेगी, वही होगा। ये तो आप ओपन थ्रेट दे रहे हैं। नहीं, हम तो बता रहे हैं। तो कल जा तो रहे हैं भाई, आजम मध्य खां। प्रदेश में तो मैंने तो कांग्रेस पूछा ने कि तय आजम किया खां ना। आपके कौन हैं, तो बोले उत्तर प्रदेश में अगर मैं कि हम तो आपसे जाएंगे कहूं मिलने। ब्रजेश जी, क्या ये उकसाने की कि कार्रवाई नहीं व्यावहारिक आजम बात खां क्या के है? पास मिलने जाना? अब ये हमारे नेता और कांग्रेस के नेता आपस में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस में बहुत से लीडरशिप या बहुत से नेता ऐसे हैं जो आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं। क्या? अब ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना होगा कि वो कौन लोग हैं। ये छटनी क्या हम नहीं कर बीजेपी सकते। के एजेंट हैं कांग्रेस के भीतर? नहीं, कुछ लोग जरूर होंगे। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में इस तरीके का वातावरण खड़ा किया, वो कौन लोग हैं? भाई, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व की एक सोच है कि भाजपा को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये जो आखिर सीतापुर बीच जा में रहे हैं, बातें कौन इनके सी आ बारे में रही क्या हैं? आइडिया है? ये क्या है? तो नहीं, मैं तो कांग्रेस से केवल अनुरोध करूंगा कि अपने नेताओं के बैकग्राउंड में देख लें कौन कहां कब रहा है।
कौन पूरी पैंट वाला है, कौन हाफ पैंट वाला है। उसके बाद कांग्रेस को खुद समझ में आ जाएगा। क्या ये मैं मानूं कि ऐसा आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं, किसी राज्य के वो प्रदेश के नेता हैं, तो उनके बारे में नहीं। लेकिन जो लोग भी इंडिया गठबंधन को तोड़वाने में, खटास डालने में, मनमुटाव करने में जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो नागपुर देखो से आप ही डील दोनों हो के रहे हैं। रिश्ते कितने असहज हैं। आपके स्टेटमेंट और सुधा मिश्रा के स्टेटमेंट से एकदम साफ है, और दर्शक समझदार हैं। कोई मतलब लोग बड़े पॉलिटिकल हैं, हम मतलब जो राजनीति हम आप नहीं सोच पाते, गांव में और चौराहों में बैठे लोग समझ लेते हैं। वो जान रहे हैं कि आप लोग के रिश्ते कितने असहज हैं। वो स्टेटमेंट से क्लियर है आप लोगों के। मैं आलोक अवस्थी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। नहीं, असहज बिल्कुल नहीं उत्तर है। प्रदेश में असहज- भारतीय असहज जनता करने पार्टी की के प्रवक्ता हैं। कृपा भी ना करें आप। असहज बिल्कुल नहीं है, हम सब एक हैं। थैंक यू। वो तो दिख रहा है सर कितना एक हैं आप लोग। एजेंट हैं उनके यहाँ तो तलाशना पड़ेगा। आलोक अवस्थी बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने कौन कौन से एजेंट प्लांट कर रखे हैं। और दूसरा, अगर मायावती इधर आ गई, आपका क्या होगा आलोक जी? देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें यहाँ पे पूर्व प्रवक्ताओं के द्वारा कही गई है। मैं एक बार साजन जो सुनील यादव जी हैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा आजम खां को मुसलमान होने की सजा दी जाए। यह बेहद घटिया बात कही है उन्होंने। आजम खां ने सत्ता के नशे में चूर हो करके तमाम ऐसे अपराध किए हैं कि उसकी भरपाई वो अब ना कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के समाज ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। जिस मामले में 7 साल की सजा हुई है, उसमें आजम खां और उनकी स्वयं की पत्नी जो कि प्रोफेसर है, उन्होंने एफिडेविट दिए हैं, और दोनों लोगों ने 2-2 बार एफिडेविट दे करके अपने ही बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया है। तो अगर आप जानते हैं एफिडेविट एक कानूनी जो दस्तावेज है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। और एक उनकी पत्नी जो है प्रोफेसर है, और आजम खान साहब खुद जो है पढ़े लिखे वकील हैं और 4 बार के मंत्री रह चुके हैं। तो आप सजा इसलिए मिल रही है, या आप मुसलमान हैं इसलिए सजा मिल रही है। तो ये भ्रम फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ना करे। अपराधी को अपराधियों को दंड देना कानून का अधिकार है, और बहुमाननीय न्यायालय ने उनको जस्टिस दिया है, उनके लिए न्याय का रास्ता खुला है, वो जहां जाना चाहिए। थोड़ा मायावती पे आ जाइए। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? 3 सीटों पर क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी है, और 1 सीट पर लोकसभा की कांग्रेस है। 2% मत लेकर के कांग्रेस बैठी हुई है, और वह चाहती है पूरे देश में राज करना। 18 राज्यों में 2019 में ब्रजेश जी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। 12 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमको जो है हमको 52% वोट मिला है। तो यह साफ साफ बात है कि जब जनता जिस पे भरोसा कर रही है उसको वोट दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुचिता और सुशासन की राजनीति करी है। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मायावती ने अगर इस खेमे से हाथ मिला लिया तो आपके लिए मुश्किल होगी? 2019 में ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, लोकदल और जो भी एबीसीडी और इनके साथ जुड़े हुए लोग रहे होंगे। समाजवादी पार्टी की हैसियत मात्र 5 सीटों पे रह पाई थी, और कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर किसी पार्टी ने तो मायावती का भी बता दीजिए, 10 सीट जीत के आई थी। तो मुझे लगता है कि वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं पार्टियों के, और यह भ्रम जो है 2019 में टूट गया है। अखिलेश यादव जी को अच्छे से मालूम है कि उनकी स्वयं की पत्नी हारी, भाई हारा, भतीजा हारा, चाचा हारे, सब हारे। तो जो परिवारवाद की पार्टी है, समाजवाद की पार्टी है, और उन्होंने जिस तरह का गठबंधन किया था, नतीजा में ढाक के 3 पात चला। उसके बाद के उपचुनावों में इनकी हैसियत नहीं हो पाई कि आजमगढ़ में जाकर के श्रीमान अखिलेश यादव जो स्वयं वहां के सांसद थे, सीट छोड़ी थी उन्होंने, प्रचार तक करने नहीं गए, सीट हार गए। तो इतना घमंड और अहंकार में जो डूबे हुए हैं, और हम देख रहे हैं किस तरह से चिरकुट की राजनीति हो रही है, किस तरह से जो है मंदबुद्धि कहा जा रहा है, पागल कहा जा रहा है एक दल के नेता को, वंशविहीन तक कहा जा रहा है, छुटभैया नेता कहा जा रहा है, छोटे नेता कहा जा रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किन किन शब्दों के आभूषण पहनाए गए हैं कांग्रेस और समाजवादी आजकल आपको राहुल गांधी की इज्जत की बड़ी चिंता है। आपको फिक्र है कि सपा वाले उनको गाली दे रहे हैं? देखिए, मेरा ब्रजेश जी ये मानना है
कि नेताओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, किसी के लिए इतने छोटे और हल्के शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए। जी कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को भी मुलायम सिंह यादव ने छोटे से बहुत बड़ा करके खड़ा किया है। यह बात अलग है कि अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए हैं इसको। तो मुझे लगता है कि अहंकार छोड़ करके जमीन जनता के बीच में इन पार्टियों को जाना चाहिए और एक तरह के से लोगों के लिए घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू आलोक हमने जी। देखा था गाजीपुर का एक उपचुनाव जीत गए थे जी। और राजभर जी को दगावा कारतूस बताया जा रहा था। तो ये किस तरह की बात हो रही थी? मैं इन सब बातों पे जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। जी मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी स्वागत आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका गांधी के खास राजनीतिक सलाहकारों में उनकी गिनती होती है और यूपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अक्सर अपने बयानों की वजह से कांग्रेस में सुर्खियों में रहते हैं। वो ये कहते हैं कि मायावती से कांग्रेस को और गठबंधन को हाथ मिला लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मायावती कांग्रेस में आएँ और देश को बचाने में सहयोग करें, मतलब यूपी में साथ चाहते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अजय राय को बड़ी चिंता है कि आजम खां की तबीयत कैसी है। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बीच आपस में ही कुछ झगड़े हो रहे हैं, मायावती को साथ लाने के लिए, और कांग्रेस इनकी ज़मीन हथियाना चाहती है? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, अभी मैंने 2 प्रोमो देखे। एक तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का देखा, उन्होंने कहा कांग्रेस में आए, तो हमें लग रहा है जैसे वो इंडिया नहीं कह रहे हैं, इंडिया, वो कह रहे हैं कांग्रेस में मर्ज कर ले बीएसपी, ऐसा मुझे प्रतीत सा हुआ। दूसरा, सपा के प्रवक्ता ने बड़े जोश से बताया कि उत्तर प्रदेश का लड़का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। अरे भाई, जब इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस देश के, तो उत्तर प्रदेश के लड़के में क्या दिक्कत है? बन जाना चाहिए प्रधानमंत्री, उसमें हम तो स्वागत करते हैं। अब आइए दूसरी बात पर। ब्रजेश जी बहुत दिन तक उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा यहाँ संघर्ष किया है। पूरी हरी भरी कांग्रेस को संघर्ष किया है। हरी भरी कांग्रेस को जिस लाके खड़ा कर दिया है, वो ज्ञान दे दे के मुलायम सिंह जी थे, ज्ञान दे दे के जिस लायक किया, वो 2% पे आ गए। अब वो हमारे आचार्य जी आदरणीय हैं, हमें लगता कुछ ज्ञान उनको भी इधर ज़्यादा प्राप्त हो गया है, जैसा मुझे लगता है, माफ़ कीजिएगा। अब ये वक्त की बात है कि मायावती को लोग ज्ञान दे रहे हैं कि वहाँ जाएं, चली जाएं, ये कर दें, वो कर दें, मायावती को ज्ञान दे रहे हैं। समय खराब होता है तो यही मैंने कहा वो शब्द नहीं कहा, वो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक कहावत है ना, समय की बात भैया, डैश, वो नहीं कहूँगा। तो अब वो ज्ञान दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए मेरे जी, ऐसा क्या, जब मन में चीज़ भरी होती है तो आदमी क्या करे। मैं 3 नाम ले रहा हूँ जिनको दिखास बड़ी बड़ी है। एक नाम है नड्डा जी का, घड़ी वो बुके दिए दिखे रखते हैं पीएम के साथ, उनके बाद और कोई काम नहीं है। हमने राजनाथ जी को भी देखा है, जो नेशनल प्रेसिडेंट, अभी परसों बुके लिए खड़े थे, एक दिन और बुके लिए खड़े थे, माला उतार रहे थे पीएम की, जबकि एसपीजी साथ में थी। खैर, एक और सज्जन है, वो अयोध्या के लकोकी संत टाइप के हैं। वो जब मन आता तो सरयू में कूद जाते हैं, जब मन आता तो मौर्य को, वो कौन मौर्य सभा वाला, उसको 10-20 लाख दे देते हैं, 25 करोड़। और अभी 25 करोड़ पे आ गए हैं। तो उस पर कहावत थी, घर में नहीं वो क्या, और अम्मा चली जायफल बुलाने, वो अरे है अजीब किस्म की वो है। तो इस टाइप की खैर, इस विस्तार में आएंगे बाद में, पहले मुझे आप ये बताओ, उसी पर आ रहा हूँ, इन दोनों के रिश्ते असहज क्यों? मैं उसी पे एकदम आ रहा हूँ। अब ये हमारे प्रमोद जी हैं, आचार्य जी हैं। आचार्य जी के मन में देखिए, जिस समय खाबरी आए थे और लल्लू कांग्रेस चल रही थी, तब भी आचार्य जी के मन में बहुत था कि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, और हमने भी पोस्ट लिखी थी। अच्छा, हमने भी प्रियंका को कहा था, अनुरोध किया था। आचार्य प्रमोद अध्यक्ष बनने के लिए सब कर रहे हैं। अरे तो सुनिए तो महाराज, यही तो कह रहा हूँ, मैंने भी अरे नहीं पता तो पूछ ले रहे हैं आपसे, इसीलिए। हाँ, तो मैं महाराज वही तब, अरे मैं तो इसीलिए मीडिया मास्टर से बात कर रहा हूँ। तो मीडिया मास्टर, इनके मन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की चाह बहुत थी, और ये निश्चित रूप से, चाहे पार्टी को गिर जाए लेकिन इनका ये बन जाए, निश्चित रूप से बहुत शानदार अध्यक्ष भी होते हैं। अब दूसरा सुनिए, अब वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो लल्लू आ गए उनके ऊपर, वो खाबू आ गए, अब खाबरी आ गए, ये अजय राय आ गए, जो उनके सपा के शब्दों में कुछ और। उसके बाद को राज्यसभा भी चाह रहे। अब आपने कहा खास है, प्रियंका के सलाहकार हैं, बस अब राज्यसभा पर क्यों नहीं मिली? हिंदू नेता हैं, देश के इतने बड़े नेता हैं, प्रमोद कृष्णन भी हैं, लाखों वोट पाए हैं यहाँ से वहाँ तक, पश्चिम तक, तो इनको राज्यसभा मिलनी चाहिए थी। इमरान को मिल जाती है, इनको नहीं मिलती। पर मुझे आप एक बात बताओ कि ये अजय राय की जो पॉलिटिकल जेस्चरिंग है,
उसके क्या मायने हैं? बहुत, अगर मुसलमान करेंगे अजय राय ना, हाँ। तो ये भी को भी अभी जनता बता देगी। आजम खां, अरे भाई बकरी चोरी भैंसी चोरी का मामला अलग था, ये साफ साफ वो केस है जिसमें सजा हुई है, ये तो फौजदारी उसका केस है जिसमें। अरे मुसलमान कोई अछूत है क्या? अजय नहीं, राय क्यों नहीं बात कर सकते? सर, अजय राय को बिल्कुल राजनीतिक हक है कि बात करें। इमरान आ तो गए हैं, छठी बार इमरान आ तो गए हैं पश्चिम के। नहीं, मुसलमान के लिए आप वो लाइए ना, उनके लिए योजनाएं लाइए, उनके तो वो करिए। आप ये खाली आजम खां से वो जाने से हो जाएंगे ये अजय राय? क्या आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी को उकसाया जाए? बिल्कुल उकसा रहे हैं, बिल्कुल उकसा रहे हैं। बताओ देखिए, कैसे? समाजवादी पार्टी में मैं आपको साफ बता दूं, एक मैंने 4 बार आपसे कहा था, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, अधिकारी बोला रात है, चमचे बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। ये अखिलेश यादव के साथ भी हो रही है और ये अजय राय के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ हो रहा है। शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी भी मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने दलित चिंतक हैं। कालीचरण जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस डिमांड कर रही है, बल्कि कह रही कि मायावती उनके साथ आ जाएं या कांग्रेस में शामिल हो जाएं। क्या ऐसा संभव है? देखिए, मुझे लगता है आदरणीय ब्रजेश जी, इसके लिए देर कर दी है। बहुत हल्के में लिया था बीएसपी को, इग्नोर ही कर दिया था पूरे इंडिया गठबंधन ने, लेकिन अब उन्हें याद आ रही है रह करके। और सच में ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहन जी इतने आसान नहीं था उनको उसमें जाना, लेकिन पहले ये प्रयास करते तो हो सकता था। अब जैसा मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका हूँ, अब तो ये जो 4 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इनके जो परिणाम आएंगे उसमें ही उत्तर प्रदेश में मामला बन सकता है। क्या रुख होता है, कांग्रेस किस तरह से अगर कांग्रेस जीतती है इन राज्यों में, हाँ, तब तो क्या इन सब के ये सब सरेंडर करेंगे कांग्रेस के सामने? नहीं, सरेंडर तो नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि बहन जी सरेंडर करने वाली नहीं है। लेकिन ये सही बात है कि बहन जी से यदि पहल की जाएगी, या अभी से जो पहल चल रही है उसको बल मिलेगा। कितनी बार उन्होंने कहा, खुल कर कहा, 10 बार कह चुकी हैं कि भैया किसी के साथ नहीं लड़ना, अकेले जाना। हाँ, इन सबको बात क्यों नहीं समझ में आ रही? पोजीशन बदलती रहती ये है। बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि मायावती अकेले लड़ेंगे? हाँ, नहीं तो बहन जी को अपनी ताकत का पता है। यद्यपि आप जानते हैं कि कम से कम 10-12% वोट से एकदम फिक्स रहता ही है। तो ये सही बात है कि कांग्रेस जो है, वैसे ये सही है कि कांग्रेस के साथ मतदाता भी सहज करता है जाने में, और सपा के साथ भी सहज हो जाता है। लेकिन ये रुख बहन जी को ही अपनाना होगा। और ये कांग्रेस के कह चुकी हैं डॉक्टर साहब कि नहीं जाना किसी के साथ। हाँ। ये खामखा उनके पीछे पड़े हैं। चूंकि इन्हें पता है उनकी ताकत का, इन्हें पता है। यद्यपि ये सही बात है कि माना कि यदि अधिक सीटें नहीं जीत देखिए, मैं एक चीज तो अप्रिशिएट करता हूँ मायावती की जी। अगर इस देश में किसी के पास ट्रांसफरेबल वोट हैं, बिल्कुल सही, जो ट्रांसफर कर सकती हैं, हाँ, तो बशर्ते मन से करें। हाँ, मन से यही तो वो अकेली नेता है जो वोट ट्रांसफर कर सकती हाँ, हैं। तो असल वो में कैपेसिटी वो कैरी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? सपा वाले अभी जब तक संभलते तब तक अजय राय कह रहे हैं हम सीतापुर कल जा रहे हैं। ये क्या इनको उकसाया जा रहा है, या फिर कांग्रेस किसी और योजना पर काम कर रही है जिसका एहसास अभी सुनील सिंह साजन की पार्टी को नहीं है? देखिए, अभी जब अखिलेश यादव शाहजहांपुर और हरदोई के दौरे पर थे, तो वहाँ बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का फ़ोन आया और कहा गया कि मध्य प्रदेश के जो मामले हैं, उत्तर प्रदेश में जो बयान चल रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और वो अपनी ओर से इसको रोकेंगे। लेकिन ये बात सबने देखी कि गठबंधन के साथी होने के बावजूद अजय राय ने काफ़ी ज़्यादा बोला, और इतना तक बोला जो घर परिवार, माता पिता, बाप भाई सब पर आ गई। तो ये बात तो है कि मामला कांग्रेस के ने एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो बैटिंग ताबड़तोड़ कर रहे हैं, उसमें अपने लोगों को भी चोट लग जा रही है। अब ये गठबंधन चलाने के लिए कांग्रेस के ऊपर के नेताओं को बलिदान करना पड़ेगा। मायावती ने चूंकि पिछली बार गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, तो गठबंधन इस बार फिर वो कर सकती हैं, किसी से करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को ये चाहिए कि पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से गठबंधन करो, तब आग मायावती से बात करो, तब मामला कुछ गठबंधन के आगे चलेगा। क्योंकि कांग्रेस दोहरे चाल पर नहीं चल सकती है। एक तरफ दानिश अली पर जब बवाल होता है तो राहुल गांधी उनके घर जाकर उनको पुचकारते हैं, मायावती को जलाते हैं। दूसरी ओर यहाँ उत्तर प्रदेश में मायावती का साथ चाहते हैं। तो भाई ये दोनों कैसे चलेगा साथ साथ? कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अगर ये दबाव में लेना चाहती है कि हम
मायावती से गठबंधन कर लेंगे। तो मायावती कोई मजबूरी है कि कांग्रेस से गठबंधन करेगी या कोई बातचीत चल रही है उनका? अब तो सब यही छोड़े कि अखिलेश यादव कहें हम मायावती से कर लेंगे गठबंधन, तो ये कांग्रेस के सब कहानी खत्म हो जाए। एक जमाना था जब मुलायम मायावती या मुलायम कांसीराम एक होते थे तो बहुत बड़ी ताकत बन जाते थे, और लोकसभा में फिर तो ये दोनों दोबारा बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो ये सौदा जो चल रहा है वो मायावती को लेकर, अगर कांग्रेस अपना गठबंधन खराब कर रही है तो वो फिर नुकसान में जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में कहीं आ गए, 2-3 राज्य जीत गई, तब यहाँ उसका नखरा और ज़्यादा हो जाएगा। खाली सीट के खातिर ये सब ड्रामा चल रहा है। अब आप बताइए कि जब मायावती बार बार कह रही हम अकेले लड़ेंगे किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, और कांग्रेस कह रही नहीं हम गठबंधन में चाहते हैं आओ, अरे भाई आओ तो हाथी के खुराक भी तो पूरी कर पाओगे। मायावती 40 सीट पे लड़ी थी लोकसभा में, 40 दे पाओगे? तो अगर उस गठबंधन में इंडिया में सपा भी रहेगी और कांग्रेस भी है और मायावती को लेना चाहते हो तो मायावती की सीट कितनी दोगे? तो ये तो सबसे बड़ी सवाल है ना कि कोई आएगा तो आपसे कुछ लेगा भी तो। निर्जय जी देखिए, कुछ लोग हैं जो ये सवाल, जिनकी अपनी निजी कल्पना हो सकती है, निजी सोच हो सकती है, लेकिन इस बात को इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि चुनाव के बाद अगर सीट उठ कहीं कुछ कम रहा है तो अभी से फिलर डाले रहो, अभी से जो है एक कैरेट लटकाए रहो, आगे बातचीत चलती रहे। तो कांग्रेस शायद इस उम्मीद में भी होगी। लेकिन जी बसपा ने एक नारा दिया है कि अब ना झांसे में आएंगे और बहन जी को जिताएंगे। क्या क्या तो बोले? अब ना झांसे में आएंगे और ओके। बहन जी को जिताएंगे। तो ये झांसा झूसी वाला काम अब खत्म हो गया। और आजम खां के बहाने अगर कांग्रेस ये सोचे कि मुसलमानों को हम संदेश देंगे कि हम ज़्यादा हितैषी हैं, तो ये सब अपनी एक उनकी नादानी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने गठबंधन किया है किसी से चुनाव से पहले, 2-2, 3-3 बार अखिलेश यादव आपकी मीटिंग में शामिल हुए, तो उनके साथ आप ईमानदार रहिए, नहीं तो आप पर आने वाले वक्त में कोई भरोसा नहीं करेगा। और इस देश में कांग्रेस जिस तरह से कर रही है ऐसे वो बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। अभी तो मोदी जी जा रहे हैं वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन करने, 22 तारीख को हाँ डेट आ गई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। हिंदुत्व का इतना बड़ा उफान आने वाला है और यहाँ पर उलझे हुए हैं, एक दूसरे से हिसाब किताब कर रहे हैं। हाँ कि 3 सीट और 4 सीट 5 सीट नहीं दिया। अरे अभी तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जी मायावती भी वहाँ लड़ती। पिछली बार राजस्थान में 6 विधायक थे मायावती के, इस बार भी उनकी 8 रैलियाँ होने वाली हैं, तो वो काफ़ी तैयारी में हैं। और ऐसे में कैसे ये लोग लड़ेंगे? अरे इनका ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन बिखर जाए, लोग आपस में लड़ने लगे, चले जाएं। ये जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि उनको साध है। अब मायावती ना आएंगी, इंतजार करो, चुनाव बाद किसकी सरकार बनती है वो बाद में भले तय हो कि मायावती आवें। जी वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। तो सुनिएगा कि जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, और डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा साख पर बोलना, और पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, फिर मुझे हम सफ़र बोलना, और उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया, तेरा एक बार मुझसे यूं मुँह फेर कर बोलना। तारिक रामपुरी का ये शेर है, वो बड़ा मशहूर है और कम से कम आज के राजनीतिक दृष्टिकोण में सुनील साजन और सुधा मिश्रा पे लागू भी होता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, हमारे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ट्रस्ट के ऑफिशियल इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया है
और प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी सार्वजनिक घोषणा की है कि 22 जनवरी 2024 को वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में खुद सम्मिलित होंगे। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ सुधा मिश्रा हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुधा मिश्रा जी, क्या मैं मानूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, वो रास्ता समाजवादी पार्टी की ओर नहीं जाता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका रास्ता कहीं अलग नहीं है। और अभी आपने आखिर में जो हमारे सिंह साहब बोल रहे थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन बातें की। जो उन्होंने जो लाइनें बोली, उनके साथ ही साथ जो उन्होंने चीजें बताई आपको कि अगर मायावती जी को साथ लेना है तो किसको साधना है, तो आपने उसका जो एक संदेश था उसको देखा कि सत्ता में जिस तरह से चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसपे हम बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, क्योंकि डर के कारण से कोशिश की जा रही है कि ईडी और इन चीजों का इस्तेमाल होता रहे। और जाहिर सी बात है कि इसमें हर बात में बुरा लगना वाजिब सी बात है। तो दो लाइनें मेरी भी हैं, उस पर रहती हूँ कि लाजिम है तेरे सच पे हर बार बुरा मानेगा, फितरत है उसकी झूठ से बेहंतहा मोहब्बत। तो ये लोग तो ये आप किसके लिए बोल रही है? सपा के लिए कह रही है या मायावती? नहीं, भाजपा के लिए, मैं एनडीए के लिए बोल रही हूँ। अच्छा, उसको हर सच्ची बात बुरी लगती है, इसलिए क्लैरिटी ले लेता हूँ ना, क्योंकि आजकल आपकी हर बात सुनील साजन को बुरी लग सकती है, इसलिए मैं क्लैरिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, सुनील भाई ने जो बातें कही और आपने उनका नाम भी पूछा, जो भी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि गठबंधन में मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार एक बात बोलती हूँ, गठबंधन के लोगों ने पार्टियों का विलय नहीं किया है। हर अलग पार्टी है, तभी वो अलग अलग पार्टी के रूप में जानी जाती है। मैडम, कोई कितना साफ बोले, सुनील साजन ने तो साफ कहा कि आपकी पार्टी के भीतर आरएसएस के फुल और हाफ पैंट के लोग हैं। कितना खुल के कहें अब, मतलब और क्या करें? वो होर्डिंग लगा लें इसके बाद? अगर मैं कहते ना कि बोल देने के बाद, अभी इन्होंने यही बोला था कि हर बात बोल दी जाए, और बोलने के बाद उसके क्या क्या अर्थ निकलेंगे ये बोलने वाले को भी नहीं पता होता है। इसीलिए वाजिब बातों को कहने के लिए वाजिब समय का होना बहुत जरूरी है। और जो आपने गठबंधन को लेके बात की, हमारा रास्ता जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमने गठबंधन को लेके जिस तरह से आगे बढ़ने की बात की, जो मतभेद थे उसको दरकिनार करके फिर से आगे बढ़ने की बात थी। और ये मिलना मुलाकातों का दौर आप जानते हैं, आज से न जाने कितने अच्छा, वर्षों सुनील से साजन ने एकदम साफ कहा, आपके मुंह पर कहा, आप सवाल सुन लें। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कौन कहां से लड़ेगा, कितना लड़ेगा, अखिलेश यादव तय करेंगे। आपको स्वीकार है? देखिए, मैं हर बार कहती हूँ कि चुनाव में संगठन के स्तर पे सभी लोग मिलके इन बातों को दौड़ चलाते हैं। सभी लोग न साजन जी करेंगे, न मैं करूंगी। सुनील साजन ने खुल के कहा है अखिलेश यादव तय करेंगे। जो वो बातें कर रहे आपको हैं, स्वीकार इस है बात नहीं? पे जो एक मन से बातें ब्रजेश जी आएंगी, उसमें साजन जी और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, बल्कि संगठन के स्तर पे गठबंधन के जो लोग उसको देख रहे होंगे वो तय करेंगे। तो उस बारे में आप कह रही संगठन तय करेगा, मिलकर तय करेंगे। उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा अखिलेश यादव। साजन भाई ने जो बात बोली है वो अपने अकॉर्डिंगली जो बोली है, मैं उस पर कोई राय देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरा पूरी तरह से मुझे लगता है सेकंड राउंड में आप डिफेंसिव हो गई हैं। पहले में तो आप नहीं, कोई डिफेंसिव नहीं। मैं जानती हूँ कि संगठन जो काम कर रहा है गठबंधन को लेके, उसी के द्वारा होगा, उसमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं सुनील साजन को कनेक्ट करता हूँ। सुनील जी, क्या आपको एहसास है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आपके अलावा भी एक लाइन खींचने की कोशिश कर रही है? नहीं, हम नहीं मान रहे हैं, और इस बात को इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जो बीरेन सिंह जी ने कहा कि राजनीति में एक भरोसा होता है। भाई, कांग्रेस ने पहल उसकी लालू जी और नीतीश जी ने की थी, सभी दलों को जोड़ने की। फिर क्योंकि कांग्रेस इस देश की बड़ी पार्टी है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो लगातार प्रयास कर रही है। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये जो इंडिया गठबंधन है, ये सभी दलों को मिलकर के बना है। ये कांग्रेस का गठबंधन नहीं है कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, उसमें सब लोग शामिल हो गए। सब लोग मिले हैं, उसमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी मिली है, तब इंडिया गठबंधन बना है। और मैं फिर साफ कर दूं कि हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं। हमारा कांग्रेस का जो 27 पार्टियां हैं, उनका सबका मिलके एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को हटाना है। और इसलिए नहीं कि हमको सरकार में आना है, इसलिए कि देश के संसाधन बचाने हैं, पिछड़े दलितों का आरक्षण बचाना है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत हो रही उसे बचाना है। क्या कांग्रेस का जो वर्तमान कार्यशैली है कि महिलाओं को नहीं दिया जा रहा, उसको बचाना है? आप उससे सहज महसूस कर रहे हैं? जी,
कांग्रेस से आप उत्तर प्रदेश में सहज महसूस कर रहे हैं वो जो कुछ भी कर रही है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि उसको आप दूसरी तरीके से सुधा जी से पूछ लेंगे। मैंने कहा मध्य प्रदेश में क्या हम लोग तय करेंगे कि कौन लड़ेगा पार्लियामेंट? नहीं तय करेंगे। राजस्थान में नहीं तय करेंगे, कर्नाटका में नहीं तय करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो तय करेंगे ना। बिहार में लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी तय करेंगे ना। बंगाल में ममता जी तय करेंगे, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल जी तय करेंगे। वो अलग का विषय है कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, वो सामूहिक होगा कि भाई, लेकिन सुझाव होंगे कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ लड़ना लक्ष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को बर्बाद कर रही है, देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए बीजेपी को हराना हर सीट पर, उस मन से लड़ेंगे। आलोक अवस्थी जी, अब तो 22 जनवरी का ऐलान हो गया है कि उस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब इसी एजेंडे को लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, यह एक बड़े गौरव का विषय है कि तमाम अंतर विरोधों के बाद, तमाम विरोधों के बाद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के विरोधों के बाद भगवान श्री राम लला का मंदिर 22 जनवरी को लोकार्पित होने जा रहा है। यह वह मंदिर है जिसके लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी गई। कैसी बात? तमाम परिवारों ने, तमाम लोगों ने आहुतियां दी। कैसी बात कर रहे हैं? कोई छोटी मोटी बात उनको अपनी बात कर लेने दीजिए। सुनील जी, कोई छोटी मोटी मैंने आपको समय दिया, आप अपना बाद में बोलिएगा। भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने में जितने भी कील और कांटे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साफ किए और आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने, संविधान पीठ ने फैसला दिया है। ये देश के गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे अवसर पर वहां पर आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। यह तो उन पार्टियों को सोचना चाहिए जो श्री राम को जो है काल्पनिक बताते थे, राम जन्मभूमि को काल्पनिक बताते थे और सारे अड़ंगे लगाते थे कि जन्मभूमि। तो आप इन सबको कहिए ना कि आ जाओ सब इकट्ठे, एक बार हमसे लड़ लो। तो इस चुनाव में भी लड़ चुके आप इनको ऑफर दो। देखिए ब्रजेश जी, लड़ करके सब देख चुके हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ मोदी जी से लड़ ही तो रहे हैं और लड़ लड़ के दीवार में टक्कर मार रहे हैं और खुद घायल हो रहे हैं। हुआ क्या है? 2019 का चुनाव ले लीजिए, 2014 में आप देख लीजिए, 2014 में अखिलेश यादव सरकार थी, 2 साल उनको मुख्यमंत्री बने हो चुका था, 228 सीटें लेकर के वो बहुमत सरकार चला रहे थे और 5 सीटें लेकर के हाशिए पर पहुंच गए। बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। तो यह लड़कर देख चुके हैं, टकरा के देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आपको कोई चिंता नहीं कि चाहे इकट्ठे लड़ें और चाहे अलग अलग लड़ लें और चाहे बहन जी को साथ में लाएं आपसे झगड़ा करने। ये कैसे भी लड़ ले, देश की गरीब जनता, देश की जनता जानती है कि उसका भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। वो देश का ऐसा नेता है जो देश में जो है देश की सीमाएं को सुरक्षित किया है। एक भी आतंकवाद की घटना देश के अंदर नहीं होने दी है, दंगे नहीं हो पा रहे प्रदेश के अंदर। देश आज विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यह झुटलाया नहीं जा सकता है। थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। मैं सुशील दुबे को आमंत्रित करता हूं। सुशील दुबे जी, क्या ये लोग इकट्ठे होकर बीजेपी से लड़ पाएंगे? अब तो 22 तारीख को जनवरी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है। बहन जी इकट्ठा होने देंगी तब ना। किसी को पता ही नहीं है कि वहां पर देश में एक और दलित लीडर पैदा हो चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब कई ग्रुप बन चुके हैं ना। एक तो गुलाम नबी तो अब खैर बीजेपी में चले गए। पीछे पड़ गए गुलाम नबी से, कुछ पर्सनल आपका प्रॉब्लम ना। जो चले गए हैं, मैं बता रहा हूँ, जो अरे चले गए छोड़ के, साजन भाई ने कहा जान के पीछे पड़े तो मैं बता रहा हूँ नहीं लड़ने देंगे। अभी कुछ, जब तक 3 दिसंबर को यहाँ का चुनाव नहीं हो जाएंगे 5 स्टेट के, तब तक अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वहाँ का नीतीश जी हो, कोई सिस्टम हो, क्योंकि चीजें उसी पर रुकी हुई हैं 5 स्टेट पे। बाकी तो ये 5। अब बात आइए, क्या तुक है, क्या मतलब एक दिन की हेडिंग बन जाएगी अजय राय की, आजम खां वाली, और क्या होगा? इससे आफत कहाँ से आ जाएगी कि एकदम से मुसलमान व्याकुल हो जाएगा, लहालोट हो जाएगा? नहीं, मैंने कहा उकसाने वाली। उकसा रहे हैं, दोनों उकसा रहे हैं। एक गली गुंडा बोल रहा सभा की तरफ से, एक वो आईपी, एक और तमाम प्रवक्ता क्या क्या डायलॉग दे रहे हैं। आप वासेपुर देखिए ना कि वो जब जीप लेके वो देखा है एकदम बिल्कुल वो उकसाने वाली ही तो कार्रवाई, बिल्कुल उकसाने वाली। इसको भी मैं मानता हूं कि अजय राय उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। वाजपेयी जब जैसा उकसा रहे हैं, बेशक बिल्कुल दोनों तरफ से, अजय राय की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से बिल्कुल उकसाया जा रहा है। देखिए एक बात और कह दूं खास, अखिलेश जी को थोड़ा समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आपके सामने अगर अखबार में हेडिंग आए तो उसमें एक तरफ अजय राय हो, एक तरफ अखिलेश यादव हो,
तो ये थोड़ा सा अखिलेश यादव मतलब वो मीडिया टेंशन उनको थोड़ा ज्यादा मिल रही है। समझना पड़ेगा कि अब आपका बराबर अजय राय से नहीं है। तो आप अच्छा, कहना- एक बात आपका और कहना ये मतलब है कि वो तवज्जो ना दी अजय भाई जाए। एक बात और कह दें, अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो हैसियत क्या होती है, तो आपका उत्तम पटेल भी तो प्रदेश अध्यक्ष है सपा का, तो उसका मतलब उनकी भी हैसियत कुछ नहीं है। इतना सब डायलॉगबाजी अखिलेश यादव को करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा और पर एक इनको बात बताओ, ये सपा वाले इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को? ऊपर हमने कहा ना भाई साहब, वो बार बार वो जो घड़ी मैं घड़ी बताऊं, मुझे लगता है देखो दिल्ली की गद्दी या बीजेपी कब्जे में है, या आने वाले समय में कांग्रेस के हाँ, पास बेशक, होगी। बेशक। ये सब चाहते हैं किसी एक का साथ तो पकड़े रहो, मुझे लगता है इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, बल सीधी सीधी बात है। हाँ, कालीचरण जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। मायावती इतनी सबकी मजबूरी क्यों बन गई, जबकि वो 10 बार खुल के कह चुकी हैं कि अकेले जाएंगे, पर ये सब हर हफ्ते इनविटेशन लिए खड़े हैं। देखिए, असल में ये तो बहन जी कई बार साबित कर चुकी हैं, कह भी चुकी हैं, और हम लोग देख भी चुके हैं। आप भी लगातार इस बात को मान रहे हैं कि बहन जी के लिए तो वोट ट्रांसफ़र मतलब मुश्किल से होता है। बीएसपी के लिए जिससे भी गठबंधन करते हैं उनके वोट जो है ट्रांसफ़र होने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल में होता है। लेकिन बीएसपी का वोट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, तो सामने वाली पार्टी को तो लाभ मिल जाता है, लेकिन कई बार जो है बीएसपी को नुकसान उठाना पड़ता है। यद्यपि पिछला जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें तो गेना उसमें बहन जी को लाभ हुआ था, 10-10 सीट हाँ, हुई तो ये चीज़ है। लेकिन ये सही बात है कि देखिए, पहले यही सब लोग हैं जो कहते थे भाजपा की बी टीम बहन जी को कह करके बदनाम किया। ये भी तो कह सकते हैं कि मायावती दिल्ली में किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती, किसी एक के साथ खड़े होकर नहीं, देखिए, जोखिम नहीं लेना चाहती। देखिए, आज की तारीख में हम इस बात को माने ना माने, लेकिन ये बात पक्की है कि बहन जी एक बड़ी राष्ट्रीय लीडर हैं। No इसमें doubt कोई about दो- it. मैं इसमें तो कोई खुद ही दो- कहता हूं। मतलब उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में आज भी वो खड़े होकर हाँ, मन से अगर ऐलान कर दें कि फलाने को वोट दे दो, हाँ, बिल्कुल सुशील सही। दुबे को वोट दे दो, तो ये सुशील दुबे जीतेंगे भाई, बहन वोट जी तो मिल ही जाएगा इन्हें। बहन जी अपनी ओर से वो हाथ नहीं जोड़ के चाहेंगी, स्वीकार भी कर रहे हैं जैसे उन्हीं को चुना। वो खुद नहीं चाहेंगी कि मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर बने विपक्ष का और उनकी मोहर लगे, क्योंकि वो स्वयं इतनी बड़ी लीडर हैं, वो अपनी सहमति नहीं देंगी। तो ये सही बात है, क्योंकि दुश्मनी वो भी तो अपने मोल नहीं लेना चाहती बीजेपी या देखिए, कांग्रेस से। एक बार कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हो जाता है तो वह प्रधानमंत्री की दावेदारी करने लगता मैं है। सहमत हूँ इस बात से। तो 4 बार जो मुख्यमंत्री रही हों और उनका अपना जनाधार भी है और एक परिपक्व नेता के रूप में है और प्रशासन चला करके देश में शासन करके दिखा दिया है वो उत्तर सर, प्रदेश उत्तर में। प्रदेश की गद्दी में जिसने बैठा है उसने हमेशा दिल्ली की हुकूमत को चुनौती बिल्कुल। दी है, तो अब जो ये- भी बैठा है। हाँ, तो परिस्थितियां देखिए क्या बनती हैं, लेकिन यह है मतदाता बहन जी के साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। और आगे की खबर में आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और 22 जनवरी 2024 को वो अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उस दिन लोकार्पण का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।